दुनिया भी अजब सराए फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। उम्र के साथ हमारे जिस्म में होने वाली तब्दीलियाँ खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। आखिर ऐसा क्या होता है? हमारे तमाम जिस्म, हमारे तमाम अज़ा बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, इनकी एफिशिएंसी में कमी आना शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हसामुर रहमान और आज हमारा टॉपिक इसी के मुताल्लिक है, एजिंग। एजिंग कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस। देखिए, आमतौर पर हमारे जिस्म के ये जो फिज़िकल फंक्शंस, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल काम कर रहे हैं, और अगर ये नॉर्मल से हट के इनकी एफिशिएंसी में कमी आना शुरू हो जाए तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव चेंजेस, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन द बॉडी विच वीकन्स द बॉडी। तो ये सिस्टम हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि एजिंग जो सी है, इट्स ए इनएविटेबल प्रोसेस। इनएविटेबल का मतलब है नागज़ीर, अनअवॉइडेबल। अब मुख्तलिफ अदवार में बहुत सारे लोगों ने एजिंग को स्टॉप करने की हमेशा से कोशिशें की हैं, लेकिन ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। इट्स ए इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, इसने होना ही है। तो इनएविटेबल एजिंग प्रोसेस ये होता रहता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एजिंग का प्रोसेस, यानी उम्र, एजिंग कहते हैं उम्र का गुजरना, ये स्टार्ट हो चुका है? तो इसके कुछ निशानियाँ हैं, इसके कुछ अलामात हैं। कुछ अलामात से हम जान जाएंगे कि एजिंग का प्रोसेस जो सा है वो शुरू हो गया। किसी के अंदर वो जल्दी आना शुरू हो जाती हैं अलामात, किसी में देर से। और जो हम अलामात यहाँ पे पढ़ेंगे, लाजमी नहीं है कि सारी की सारी अलामात एक ही वक्त में एक ही पर्सन में हों। इनमें से कुछ अलामात हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती। मसलन देखें जी, सबसे पहले लॉस ऑफ हेयर पिगमेंट्स। हमारे बालों का जो रंग स्याह है, ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से है। तो ये पिगमेंट आस्ता आस्ता एजिंग की जब उम्र गुजरती है तो ये लॉस होना शुरू हो जाता है, बाल जो से वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। फिर स्मॉल पिगमेंटेड एरियाज इन द स्किन, फेस एंड आर्म्स। देखिए, आमतौर पर हमारा जो स्किन है, इसमें मेलानिन पिगमेंट की वजह से ब्राउन है, लेकिन ओल्ड एज में इस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और ब्राउन के अलावा भी जिस्म के कुछ हिस्सों में मजीद ब्राउन, छोटे छोटे ब्राउन धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं पिगमेंटेड एरियाज। फिर ड्राइनेस, खुश्की हो जाती है। रिंकलिंग कहते हैं झुर्रियों का बनना। आप देखें, उम्र रसीदा अफराद में चेहरे के ऊपर, गर्दन के ऊपर, हाथों के ऊपर आपको वो झुर्रियाँ नुमाया नजर आ जाएंगी। लॉस ऑफ एजिलिटी। अब ये एजिलिटी क्या है? एजिलिटी कहते हैं एबिलिटी टू चेंज द बॉडी पोजिशन, यानी किसी जानदार की बॉडी पोजीशन को तब्दील करने की सलाहियत। सुस्त, आप कह रहे हैं चुस्ती, फुर्तीलापन। तो ओल्ड एज के अंदर आप देख लें, फुर्तीलापन यानी एजिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज्ड वेट ड्यू टू फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। आपकी जारी बात है, एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ फैट जिसमें में डिपॉजिट होती रहती है, तो वेट ज़्यादा हो जाता है। पुअर विजन, नज़र आना कम हो जाता है। ये तो आमतौर पर आप देखते हैं कि एक ख़ास 60-70 साल की उम्र में कैटरैक्ट, मोतिया उतराता है आंखों में, तो उसका तो अब इलाज मुमकिन है। और इसी तरह फॉरगेटफुलनेस, याददाश्त में कमज़ोरी। इसके बारे में सूरतुन नहल में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और वही तुम्हें मौत देगा। वल्लाहु सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम वल्लाहु खलक़कुम वमिनकुम मन युरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र। इसी आयत का तर्जुमा है। और फिर अल्लाह ताला तुम में से किसी को नकम्मी उम्र की तरफ लुटा देता है। अब नकम्मी उम्र से मुराद है बुढ़ापा। और लिकैला यालमा बाद इल्मिन शैआ, और तुम में से लोग सब कुछ जानने के बावजूद वो नहीं जानते। मतलब देखें कि आप सारी उम्र हर चीज़ जान लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे के अंदर आके आपको चीज़ें भूलने लग जाती हैं। आप कहते हैं बूढ़े का ज़हन बच्चे की तरह हो जाता है। तो इसके बारे में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। तो अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि बूढ़ी जो नकम्मी उम्र है, बुढ़ापे की उम्र है, उससे अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बुखली व आऊज़ु बिका मिनल जुबनी व आऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र। अर्ज़लिल उम्र यानी नकम्मी उम्र से पनाह मांगी। व आऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार।
फिर सॉरी ये दुआ मुकम्मल जो सी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिनल जुबनी व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्री व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। फिर आगे फिर जनरल वीकनेस, आम जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज़्ड बॉडी इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी मुदाफ़ती निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़त कम होना शुरू हो जाती है। अब देखें जो बूढ़े हैं उनको बीमारियाँ जल्दी लग जाती हैं। फिर आगे 11वां पॉइंट है डीजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू। अब देखें, अब हम जो एक जवान आदमी है उसके जिस्म पे आप देखें मसल्स, गोश्त, उसका जिस्म कितना हेल्दी होता है। वही जब बूढ़ा होता है तो हड्डियों का ढांचा बन जाता है। क्या होता है, आपके जो मसल्स हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वही बता रहा है, मसलन मिसाल दी उन्होंने, इन जॉइंट्स, जोड़ों के अंदर आर्थराइटिस ये जोड़ों की एक बीमारी है, अराइज फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज। किस वजह से आती है? कार्टिलेज डीजनरेट हो जाता है। अब याद रखें ये एक नॉर्मल बोन है, नॉर्मल हड्डी है, जिसमें आप देखें दो हड्डियों के दरमियान में ये ब्लू कलर का कार्टिलेज होता है जो कि हड्डियों के दरमियान हड्डियों को डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाता है। और एजिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप देखें ये आर्थराइटिस से अफेक्टेड है, जिसमें ये जो कार्टिलेज है वो ख़त्म हो गया। जब कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा, हड्डियाँ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी तो हड्डियाँ जो सी हैं वो इमोबलाइज हो जाती हैं, उनमें शदीद पेन होती है और आप उसको हरकत नहीं कर सकते। तो आर्थराइटिस के मुख्तलिफ इक़साम है। यहाँ पे देखें कार्टिलेज डीजनरेट हो चुका है, यहाँ पे कार्टिलेज के डीजनरेट होने के साथ साथ ये इसकी सोजिश भी हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये आर्थराइटिस की इक़साम है। फिर आगे 12वां पॉइंट देखें एजिंग की जो साइंस एंड सिम्टम्स। अगला सिम्टम्स है डीजनरेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ इलास्टिक टिश्यू। डीजनरेट का मतलब, जनरेशन का मतलब बनना, डीजनरेट का मतलब है ख़त्म होना, एंड डिसअपीयरेंस गायब होना। किसका? इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू किसे कहते हैं? लचकदार टिश्यू। कहाँ पे? इन ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल। देखें जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज, वेन्स, उनकी जो सबसे अब यहाँ पे मैंने एक ब्लड वेसल बनाई है, उसकी 3 तहें होती हैं मेनली। एक ये देखें सबसे बैरूनी तह है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। फिर उसके बाद ये मैंने ये येलो कलर की बैरूनी तह, उसके बाद उसके यानी बैरूनी के अंदर की तरफ एक मिडल लेयर है ट्यूनिका मीडिया, और उसके अंदर की तरफ भी एक लेयर है ट्यूनिका एंटिमा। जो ये जो मिडल लेयर है ना ट्यूनिका मीडिया, इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू जोन से हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। देखें जब इलास्टिक टिश्यू डीजनरेट हो जाएंगे इलास्टिक टिश्यू का क्या काम होता है? खून के बहाव के दरमियान अब वो फैलना या सिकुड़ना आसानी से फैलती और सिकुड़ती है। लेकिन जब इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसका साइज़ फिक्स हो जाएगा, चीज़ों के बहाव में रुकावट पैदा होगी। अब उसके अंदर कोलेस्ट्रोल, लिपिड्स वगैरह और खून के लोथड़े आसानी से जमना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो वेसल्स हैं ये ब्लॉक हो सकती हैं। अब देखें ट्यूनिका मीडिया के अंदर जब इलास्टिक टिश्यू डिसअपीयर हो जाएंगे तो वो सख्त हो जाएगी। इसके नतीजे में क्या होगा? रिजल्ट्स इन आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस। आर्ट्रियोसेक्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज का हार्ड हो जाना, स्टिफ हो जाना, यानी अब उनमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी तो चीज़ों के बहाव में रुकावट होगी। अब क्या होगा उसके नतीजे में? ब्लड क्लॉटिंग इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी कहते हैं आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, जो कि दिल को खून सप्लाई करती है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, खून जम जाएगा, जिसकी वजह से आप कह लें हार्ट अटैक का खदशा हो सकता है। अच्छा, ये तो 13 पॉइंट से हमने पढ़े साइंस ऑफ ओल्ड एज, एजिंग की डेफिनेशन, ओल्ड एज के साइन, उसकी अलामात। फिर आगे देखें उसके बाद है जी प्रोसेस ऑफ एजिंग, काज ऑफ एज, एजिंग की वजह क्या है। याद रहे कि ये भी एक अहम बात है कि एजिंग की वजह स्टिल अननोन है, हमें नहीं पता चलता कि एजिंग क्यों होती है। तमाम सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, हमारे जीन्स के पास भी कोई एजिंग का कोई ऐसा यानी डीएनए के पास भी हदायत मौजूद नहीं है। ये भी खुदा की निशानियों में से निशानी है, अल्लाह के मौजूद होने की इलामत है, और ये हमारे लिए निशाने इबरत है। और बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं एजिंग को स्टॉप करने की कि ये कम हो जाए। याद रखें हर उम्र का अपना एक हुस्न होता है, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश ना करें। मसलन आप एक किसी 60 साल के शख्स को देखें जिसके बाल सफ़ेद हैं और उसने उसको स्याह किया हो तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है। तो आपको अपनी उम्र का जो ग्रेंजर है उसको मेनटेन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एजिंग का प्रोसेस किन वजूहात, एक्सपेक्टेड वजूहात क्या हैं। पहली वजह है फिनिट नंबर ऑफ सेल डिवीजन। फिनिट का मतलब है महदूद, यानी ये ख्याल किया जाता है कि हमारे जिस्म के कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें सेल डिवीजन एक हद तक हो सकती है।
देखें एक ख़ास तादाद में सेल बन गए, अब मज़ीद उन्होंने डिवाइड नहीं होना। अब मज़ीद डिवाइड नहीं होना तो वो सेल जब अपनी उम्र गुजार के डेड हो जाते हैं और नए नहीं बनते, तो वो ऑर्गन जिसका वो सेल हिस्सा हैं वो ऑर्गन की एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारे जो नर्व सेल हैं, ये मैंने एक नर्व सेल बनाया, नर्व सेल जो सा है ये एक ख़ास हद तक, मसलन जितने नर्व सेल बन गए ना वो मज़ीद डिवाइड होकर और नहीं बनाते। तो जब एक नर्व सेल अपनी उम्र गुजार के डेड होता है तो उसकी जगह नया नहीं बनता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मेंटल, कह रहा है कि मेंटल एक्टिविटी एंड मेमोरी डिट्यूरेट का मतलब है ख़राब हो जाना, प्रोग्रेसिवली वर्स, आस्ता आस्ता किसी चीज़ का ख़राब होना हो जाना। तो जब देखें आप देखें बूढ़ी जो ओल्ड एज के अंदर चीज़ें भूलने लग जाती हैं। ओल्ड एज के अंदर किसी बूढ़े आदमी का अपने हाथों पे सही तरह कंट्रोल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो नर्व सेल्स हैं वो आस्ता आस्ता डीजनरेट हो रहे हैं और फिर हाफजा का कमज़ोर होना। तो ये क्यों हो जाता है? फ्यूअर नर्व सेल इन ओल्ड एज में नर्व सेल जो से वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये कब होता है? जब व्हेन टिश्यू इज़ फुली ग्रोन, यानी सेल ऑफ टिश्यू हैव फिनिट नंबर ऑफ सेल डिवीजन, और जब वो मुकम्मल ग्रोन हो जाता है तो उसमें सेल डिवीजन महदूद होती है, जिसकी वजह से सेल के डेड होने के बाद उस ऑर्गन की एक्टिविटी मुतासर होती है। फिर एजिंग की दूसरी वजह है चेंज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल्स के दरमियान। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि ये बोन सेल है, हड्डी के सेल हैं, हड्डी के सेल के दरमियान का जो इन्वायरमेंट है उसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर। याद रहे हमारे जो प्रोटीन है, हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारे जो मसल्स हैं, उनके अंदर इंट्रासेलुलर में जो मेन प्रोटीन है ना वो है कोलाजिन प्रोटीन है। ठीक है, तो कह रहा है कि इंट्रासेलुलर सब्सटेंस में तब्दीली आती है ड्यूरिंग एजिंग। मसलन कोलाजिन जो सी है, अब ये कोलाजिन प्रोटीन का काम क्या है? याद रहे ये जो कोलाजिन प्रोटीन है ये हमारी मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और इसी की वजह से हमारे जॉइंट्स जो से हैं उनकी फिर्मनेस मेंटेन रहती है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है, हमारे टेंडन, हमारे लिगामेंट सही काम करते हैं। तो ये कोलाजिन प्रोटीन की वजह से ये आप कह लें ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन है। अब इसकी ये होता क्या है एजिंग के साथ? कोलाजिन एक्वायर्स इंक्रीज्ड क्रॉस लिंकेज। अब मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ क्रॉस लिंकेज कैसे इंक्रीज बनते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें आपकी बाजू जब ये सीधी है ना, तो इस वक्त आपका ये जो बाइसेप मसल है ये रिलैक्स है। जब आप ऐसे बाजू उठाएंगे तो ये बाइसेप मसल छोटा, यानी छोटा और थिक हो जाएगा। ये क्यों थिक होता है? क्योंकि जो मसल्स की प्रोटीन है ना उनके दरमियान क्रॉस लिंकेज बनते हैं। मसलन ये जो प्रोटीन है ये मसल ये ऐसे ओवरलैप कर जाती हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ओवरलैप कर जाती हैं, तो इनके दरमियान क्रॉस लिंकेज बनते हैं। तो जब आप इसको बाजू को सीधा करेंगे ना ऐसे, तो ये सीधा ये क्रॉस लिंकेज टूटे प्रोटीन की मौजूदगी में, तो ये फिर ऐसे दोबारा सीधा हो जाते हैं। अब बूढ़ी उम्र के अंदर क्या होता है कि वो क्रॉस लिंकेज ज़्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि बूढ़ों के अंदर ना ये बाजू बिल्कुल सीधी नहीं होती, वो यहाँ तक लेके जा सकते हैं, मज़ीद सीधी नहीं होती। इसी तरह जब वो चलते हैं उनके स्टेप, उनके पाँव जो उनसे मुकम्मल नहीं खुलते। यही वजह है कि उनके मसल्स में जो क्रॉस लिंकेज है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल मुकम्मल जो सा है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। तो ये इस लाइन का मतलब है। तो क्रॉस लिंकेज बढ़ जाते हैं कहाँ? इन इट्स प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रोटीन जो उनसे मसल में मौजूद होती है। फिर इलास्टिक टिश्यू लॉस देयर इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिक टिश्यू जिस तरह हमने भी ट्यूनिका मीडिया के अंदर पढ़ा है, उनकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आर्ट्रियोसेक्लोरोसिस, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं जी हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ रेजिलियंस। हार्ड सख्त हो जाना और लॉस ऑफ रेजिलियंस कहाँ पे? इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक तो वो सख्त हो जाते हैं, और लॉस ऑफ रेजिलियंस का क्या मतलब है? रेजिलियंस का मतलब है किसी चीज़ के खिलाफ मुज़ाहमत, बाउंसिंग बैक होने की एबिलिटी। मसलन एक रबड़ है, रबड़ को आप ऐसे खींचो, जब आप उसको छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फ़ौरन ऐसे आता है, जैसे स्प्रिंग को खींचने वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारे जिस्म में इलास्टिक चीज़ें हैं उनमें रेजिलियंस, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की सलाहियत यानी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पे कहाँ? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं हमारे जिस्म में? वो हैं टेंडन और लिगामेंट्स। जो टेंडन है
ये मसल को हड्डी के साथ जोड़ते हैं और लिगामेंट्स हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, तो इनमें रेजिलियंस खत्म हो जाती है। फिर तीसरा पॉइंट है जो कि वजह है एजिंग की, वो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन डीएनए। मसलन आपको हमें पता है कि ये डीएनए के जो मॉलिक्यूल हैं ये नाइट्रोजन बेसिस से बने हैं, ठीक है, तो इनके वजह नहीं न्यूक्लियोटाइड से बने। किसी एक न्यूक्लियोटाइड में भी तब्दीली आ जाए तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, डीएनए में तब्दीली। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यानी अचानक जो म्यूटेशन आ जाती है ये भी एजिंग की वजह हो सकती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेल जो से हैं वो डेड होते हैं, यानी डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज़ जो से हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। किसी जहाँ पे म्यूटेशन आई है वहाँ पे सेल डीजनरेट ख़त्म होना शुरू हो गए। फिर यहाँ तक तो थी एजिंग की वजूहात ये हो सकती हैं। फिर आगे है कि अब वो कह रहा है कि कोई ऐसा तरीका तो होगा, अच्छा ऐसा तो कोई तरीका नहीं कि एजिंग को आप ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप एजिंग को स्लो डाउन कर लें, उस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग कर दें। और यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे ये सारे के सारे इस्लाम के, दीन इस्लाम के बेसिक रूल्स में शामिल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत में शामिल हैं। तो इनको आप गौर से देखें तो आपको इस्लाम की हक्कानियत पता चलेगी। देखें जिस तरह कह रहा है कि एजिंग बेहतर हो सकती है, बेटर न्यूट्रिशन, खुराक अच्छी खाएं। और दूसरी अच्छी खुराक से मुराद न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि मुकम्मल पेट भर के खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, थोड़ी खुराक खाएं। तो अल्लाह के नबी की भी यही हदीस है, खुराक के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा हवा के लिए। तो दूसरा जी बेटर न्यूट्रिशन यानी अच्छी ग़िज़ा। और कुरान में भी अल्लाह कहता है कि कुलू वशरबू हलालन तय्यबा, हलाल और पाक रिज़्क़ खाएँ। इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन यानी अब कह लें हाइजेनिक कंडीशंस, आप सेहत अफजा माहौल में रहें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। रेगुलर मील, खाना जो सा है वो रेगुलर खाएं, यानी अपनी सेहत का ख्याल रखें। रेगुलर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी इस्लाम के बुनियादी अरकान में से अल्लाह के नबी ने फरमाया ताकतवर मोमिन जो सा है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है, क्योंकि वो हर लिहाज से बेहतर, वो सोसाइटी को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, वो मुआशरे को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, वो इस्लाम को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। फिर एडुकेट स्लीप, मुनासिब नींद जो सी अपनी नींद पूरी करें। एब्सटिनेंस फ्रॉम स्मोकिंग, स्मोकिंग से परहेज़ करें। मेंटेन द आइडियल वेट, अपना वज़न मेंटेन करें, वज़न बढ़ता जाएगा बीमारियां बढ़ती जाएंगी। अब इन तमाम चीज़ों पे आप अमल करके एजिंग को तकरीबन 11 साल तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और याद रहे हम कुछ लोग समझते हैं कि उम्र तो अल्लाह ताला ने लिखी है, जितनी आनी उतनी, लेकिन देखें इन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का ताल्लुक़ ज़ाहरी असबाब से रखा है, तो ये ज़ाहरी असबाब को फॉलो करने से दीन ने मना नहीं किया। फिर आगे आ जाते हैं जेरंटोलॉजी, ये लफ्ज़ है जेरंटोलॉजी, इसे जीरंटोलॉजी नहीं पढ़ना, ये है जेरंटोलॉजी। तो ये ग्रीक वर्ड है, जेरन का मतलब है ओल्ड मैन और लोगोस का मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एजिंग, स्टडी ऑफ ओल्ड मैन। अब हमें उम्र रसीदा अफराद की स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बात यह है कि सर्वे ये बताते हैं कि अगली हाफ सेंचुरी में, अगले 50 सालों में उम्र रसीदा अफराद की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। जब उनकी तादाद बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर बात है हमें उनके मसाइल को टैकल करने के लिए, हल करने के लिए उनकी स्टडी करना पड़ेगी, उनके मसाइल को देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम जेरंटोलॉजी को स्टडी करते हैं कि नंबर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट हाफ सेंचुरी वो बढ़ जाएंगे कितने? 75 साल से ज़ायद उम्र के लोग अभी 8 मिलियन है, तो 50 साल बाद वो 14.5 मिलियन हो जाएंगे। 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग 5 मिलियन से 12 मिलियन हो जाएंगे। तो इस वजह से हम उनकी स्टडी करते हैं। और फिर जो मैक्सिमम ह्यूमन लाइफ स्पैन जो जज किया गया है वो तकरीबन 120 से 125 साल है एवरेज, यानी जो मैक्सिमम है। फिर अब वो कह रहा है कि गोल्स ऑफ जेरंटोलॉजी, जेरंटोलॉजी का मकसद क्या है, गोल क्या है? यहाँ पे वो बताता है कि जेरंटोलॉजी का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम इंसान की लाइफ स्पैन बढ़ा दें, यानी उसका उम्र का वक्फा बढ़ा दें, नहीं, बल्कि इसका मकसद ये है कि उसका हेल्थ स्पैन बढ़ाएं, जितनी देर वो ज़िंदा रहे वो सेहतमंद तरीके से ज़िंदा रहे। ये मकसद नहीं कि वो ज़िंदगी ज़्यादा गुजारे, नहीं, जितनी ज़िंदगी गुजारे वो सेहतमंद गुजारे। अब इस टॉपिक का अगर मैं वन लाइनर बयान करूं तो इस टॉपिक को आप हेडिंग्स बना के याद करें। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर साइंस ऑफ ओल्ड एज जो अगला पैराग्राफ है उसको आप नंबरिंग दे के याद करें, जिस तरह हमने यहाँ पे उसके 13 पॉइंट्स बनाए हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा काज ऑफ ओल्ड एज, 3 कॉजेज़, और चौथे नंबर पे आ जाएंगे हाउ एजिंग कैन बी स्लोज डाउन, और फिर 5वें नंबर पे उसका साइड बॉक्स।
ये बोर्ड के हवाले से बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकता है, सबसे ऊपर मैंने लिखा है पर्पल कलर में, व्हाट इज़ एजिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। या सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है, राइट ए कंप्लीट नोट ऑन एजिंग। तो इसके जवाब को आप हेडिंग्स बना के लिखें। मैंने हेडिंग्स जो सी हैं वो रेड कलर से अंडरलाइन कर दी हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन की हेडिंग बनेगी ना दूसरी लाइन में, फिर ये साइंस ऑफ ओल्ड एज और जितने भी साइंस हैं फिर आप उनको नंबर दे के लिखें। फिर देखें प्रोसेस ऑफ एजिंग और उसके फिर जितने भी 3 पॉइंट्स हैं उनकी भी मैंने ये रेड कलर से हेडिंग्स देनी है, रेड लाइनों से। और फिर नीचे आप देखें आखिरी, एजिंग कैन बी स्लोज डाउन। तो हेडिंग से आप लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, नंबर 1 डिफाइन एजिंग, नंबर 1 से नंबर 1 तक इसका जवाब है। दूसरा सवाल है गिव साइंस या फिर सिम्टम्स ऑफ एजिंग इन ह्यूमन, या आमतौर पर इस तरह से आता है कि यानी 4 सिम्टम ऑफ एजिंग, ज़्यादातर इसी तरह से आता है 4 सिम्टम। ये तकरीबन 12-13 सिम्टम बनते हैं ये नंबर 2 से नंबर 2 तक। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कम 4 जोन से आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द काज ऑफ एजिंग, ये लाहौर बोर्ड में आ चुका है, ये भी सवाल बड़ा अहम है। नंबर 3 से नंबर 3 तक इसका जवाब बनता है, तीसरे पॉइंट की पहली लाइन तक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ एजिंग कैन बी स्लोज डाउन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से नंबर 4 तक, इसको भी आप पॉइंट्स बना के लिखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन जेरोंटोलॉजी, राइट इट्स प्रेजेंट गोल। तो ये 2 सवाल, डेफिनेशन और उसके गोल। डेफिनेशन ये स्टडी ऑफ एजिंग, नंबर 5 से नंबर, स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी, और ये नंबर नीचे इसके गोल है नंबर 5 से नंबर 5 तक। तो ये था आज का सवाल, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।